जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आइए आज हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, उसके विषय में जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं। और इसके पहले हम लोगों ने मौलिक अधिकार के बारे में जाना था, मौलिक अधिकार क्या होते हैं। उसके बाद आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में इसकी व्याख्या की गई है। तो आइए हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व क्या है, DPSP क्या है, कहाँ से लिया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में किन किन विषयों को रखा गया है। इन सब बातों को हम लोग विस्तार से जानते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व, इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। सबसे पहला हम लोग जानते हैं कि इसे कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व है क्या? नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना जिसमें न्याय, समानता, स्वतंत्रता विद्यमान हो तथा राज्य के लोग सुखी एवं संपन्न हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यह भाग 4 आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के लिए व्यापक राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक कार्य की रचना करता है। तो इन सब विषयों को भी जानना जरूरी है और ये सब ऑब्जेक्टिव्स में आपको पूछे जाते हैं, इसलिए इसको याद रखना भी जरूरी है कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यह जो भाग 4 है आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के लिए व्यापक राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक कार्य की रचना करता है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच, जैसा कि हम लोग जानते थे कि मूल संविधान में 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। भाग 3 में हम लोगों ने पढ़ा था मौलिक अधिकार को। जिस किसी ने हमारा मौलिक अधिकार का वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जा करके देख सकते हैं। तो इस तरह से 22 जो भाग थे उसमें अलग अलग विषयों को रखा गया था। भाग 3 में मौलिक अधिकार थे। हम लोग भाग 4 में 36 से 51 के बीच नीति निर्देशक तत्व को पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच नीति निर्देशक तत्व की व्याख्या की गई है। और ये अनुच्छेद में 36 से 51 के बीच में क्या क्या दिया गया है, आइए हम लोग अब उस डिटेल से जानते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहला है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और दूसरा हमारा है राज्य में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। दूसरा हमारा क्या है? राज्य में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। संविधान सभा के सलाहकार, संविधान सभा के सलाहकार, देखिए एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर भी बन रहा है कि संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो BN राव जी। संविधान सभा के सलाहकार BN राव जी का कहना था कि संविधान में 2 तरह के मौलिक अधिकार होने चाहिए। एक ऐसा मौलिक अधिकार जिसे हम भारत के नागरिकों को संविधान लागू होने के तुरंत बाद दे सके, और दूसरा ऐसा मौलिक अधिकार हो जो कुछ समय बाद दिया जा सके जब भारत के पास पर्याप्त संसाधन हो जाए। जिसके तहत हम लोगों ने जो मौलिक अधिकार थे उनके विषय में जाना था। उसके बाद आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बढ़ते हम लोग आगे। फिर संविधान सभा में चर्चा हुई और यह परिणाम निकला कि इसे हम 2 भागों में बांट देते हैं। पहला भाग क्या है? भाग 3, जिसमें हम लोगों ने मौलिक अधिकार को पढ़ा था 12 से 35 के बीच, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच। और दूसरा क्या है हमारा? भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी अनुच्छेद 36 से 51 के बीच जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो मौलिक अधिकार क्या था इसके बारे में तो हम लोगों ने विस्तार से जान लिया था, और आज नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बढ़ते हम लोग आगे और अब जानते हैं कि अलग अलग अनुच्छेद में किन किन विषयों को रखा गया है। सबसे पहले जानते हैं मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में डिफरेंस क्या है, यानी अंतर क्या है। तो मौलिक अधिकार, इसे USA के संविधान से लिया गया है, यानी अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। और इसे कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके बाद आता है इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन किस में है? संविधान के भाग 3 में है। और नीति निर्देशक तत्व, इसका वर्णन
संविधान के भाग 4 में है। डीपीएसपी का वर्णन किस में है? संविधान के भाग 4 में है। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। अगर जो हमारे मौलिक अधिकार थे, 6 मौलिक अधिकार, उनमें से अगर कोई उसमें गड़बड़ी होती है, कोई त्रुटि होती है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते थे? न्यायालय की शरण में जा सकते थे। लेकिन इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण नहीं ले सकते, यानी नीति निर्देशक तत्व को लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण में हम लोग नहीं जा सकते। ये पूरा राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है, स्वतः नहीं होगा, स्वतः होगा। यह अधिकार नागरिकों को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। और इसमें क्या है? यह राज्य सरकार द्वारा, किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है। मौलिक अधिकार में फिर है, यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है। और इसमें क्या है? यह समाज की भलाई के लिए है। यह किस लिए है? नीति निर्देशक तत्व समाज की भलाई के लिए है। साथियों, लास्ट में हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया है, आप उसे भी देख लें। हमारा वीडियो लास्ट तक देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। बढ़ते हैं हम लोग आगे इस वीडियो में। अब जानते हैं हम लोग डिटेल से कि 36 से 51 जो अनुच्छेद थे, उनमें से किन किन विषयों को रखा गया है। अनुच्छेद 36 कहता है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। राज्य जो हम लोग सोचते हैं कि पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, तो ये संविधान में, पॉलिटी में राज्य की परिभाषा कुछ अलग है। वो क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार, संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। ठीक है, तो राज्य की परिभाषा पॉलिटी में कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो भारत की सरकार है, संसद है, राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल है, भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। अनुच्छेद 37 को देखते हैं। तो हम लोगों को इतना याद नहीं रखना है, हम लोगों को सिर्फ अनुच्छेद 36 में याद रखना है। राज्य की परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 37 कहता है यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। जबकि मौलिक अधिकार क्या था? वो परिवर्तनीय था। अगर मौलिक अधिकार में कोई हनन होता है तो हम लोग क्या कर सकते थे? न्यायालय की शरण में जा सकते थे। और वाद योग्य नहीं है, इस पर कोई वाद नहीं हो सकता है, वाद विवाद नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिले। यानी राज्य के ऊपर ये डिपेंड करता है, राज्य के ऊपर यह लागू होता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। इसमें एक केटी शाह का कथन, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, केटी शाह का कथन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा। तो ये कथन किसका है? तो केटी शाह का है। इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़ लें और स्क्रीनशॉट लेकर के रख भी सकते हैं आप लोग। बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में आगे। अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 क्या कहता है? राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। वो नीतियां क्या हैं? देखिए हम लोग, पहला क्या है? सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार है। यानी जो नागरिक है उसे आजीविका, अपना जीवन यापन चलाने के लिए रोजगार का समान अधिकार है। भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना। जो भौतिक संसाधन है उसका नियंत्रण, उसके नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना, यानी आम जनता की भलाई के लिए व्यवस्थित करना। कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचाना, यानी जो हम लोग काला धन कह सकते हैं उसको, जो संकेंद्रित होने से उसको बचाना। जो कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचाना। चौथा है पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी वेतन में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो वेतन पुरुषों को मिलेगा
वही वेतन महिलाओं को, यानी कि पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन। श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा। तो ये हमारे 5 नीतियां थी जो अनुच्छेद 39 के तहत आती है। राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। वो 5 नीतियां हैं हमारे पास। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। अनुच्छेद 39A, इसमें क्या है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक व्यवस्था। समान न्याय और निःशुल्क विधिक व्यवस्था। विधिक व्यवस्था क्या है? जो भी इस देश में गरीब है, जो कानून तक पहुंचने में असमर्थ है, उसको कानून के शरण में ले जाकर के न्याय दिलवाना, तो इसी को हम लोग विधिक सहायता कहते हैं। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये अनुच्छेद 39A में दिया गया है। तो हम लोग इस तरह से सिर्फ पॉइंट को याद रखते हैं कि 39A में क्या दिया गया है। तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का गठन। इसमें 2 तरह के हैं, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र पंचायती राज व्यवस्था है और शहरी क्षेत्र नगर पालिका। 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज को जोड़ा गया था और 74वां संविधान संशोधन में नगर पालिका यानी नगर निगम नगर पालिका को जोड़ा गया था। तो अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का गठन। अब अनुच्छेद 41 को देखते हैं। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और सरकारी सहायता पाने का अधिकार। जो भी सरकारी सहायता, शिक्षा और सरकारी सहायता जो भी आते हैं उसको पाने का अधिकार है, अनुच्छेद 41 कहता है। जैसे कि हम लोग वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन, तो ये संविधान लागू होने के तुरंत बाद नहीं मिलता है। ये राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ की नागरिकों की दशाओं को देखते हुए वो कौन कौन सी सुविधाएं हमें दे सकते हैं। तो अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और सरकारी सहायता पाने का अधिकार। ठीक है। अनुच्छेद 42 को देखते हैं। न्याय संगत और मानव उचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। न्याय संगत, मानव उचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। जैसे गर्भवती महिलाओं द्वारा कठोर शारीरिक श्रम ना करवाना। ठीक है। उसके दूसरा है प्रसूति सहायता, यानी कि अगर कोई महिला गर्भवती है और अगर वो सरकारी नौकरी या किसी भी नौकरी में है तो उसको काम पर नहीं भेजना, यही प्रसूति सहायता है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। अनुच्छेद 43, निर्वाह योग्य मजदूरी और कुटीर उद्योग को बढ़ावा। निर्वाह योग्य मजदूरी यानी कि मजदूरी एक सीमित तक देना जो कि वह अपने आप जीवन यापन चला सके, इतना मजदूरी देना कि वह अपना जीवन यापन चला सके। अनुच्छेद 43 कहता है निर्वाह योग्य मजदूरी और कुटीर लघु उद्योग जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं उसको बढ़ावा देना, अनुच्छेद 43 में दिया गया है। अनुच्छेद 43A, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। जो भी उद्योग धंधा है उसमें प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार कदम उठाएगा। ये राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वह क्या कदम उठाता है। अनुच्छेद 43B देखते हैं, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 43B में क्या है? सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता क्या है यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है उसको समझते हैं मौखिक रूप से, ध्यान से सुनिएगा। पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों में भी एक रूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है। कौन? यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 45 को देखते हैं। बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि बाल अवस्था में देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। तो इसमें क्या है कि 0 से 6 वर्ष तक जिन बच्चों की आयु है उसके स्वास्थ्य पर ध्यान देना यानी हेल्थ पर ध्यान देना। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को एजुकेशन पे ध्यान देना। 86वां संविधान संशोधन 2002 जो हम लोगों ने मौलिक अधिकार में पढ़ा था, फिर से उसको एक बार रिपीट करते हैं हम लोग। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के
बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने वाली संबंधी प्रावधान किया गया है। इसे किसमें रखा गया था? तो हम लोग जानते थे अनुच्छेद 21A में। 86वां संविधान संशोधन 2002, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा किसमें, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा किसमें रखा गया था? तो अनुच्छेद 21A में। बढ़ते हैं अब हम लोग आगे। अनुच्छेद 46 राज्य समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों जिसको SC ST बोला जाता है, और अन्य कमजोर वर्गों की शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। राज्य समाज के कमजोर वर्गों को विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, तो ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को याद रखना है और अनुच्छेद 46 याद रखना है कि इसमें सरकार क्या करेगा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कमजोर वर्गों की शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। तो अनुच्छेद 46 में दिया गया है। अनुच्छेद 47 को देखते हैं। लोगों के जीवन स्तर में सुधार, पोषाहार को बढ़ावा, शराब पर प्रतिबंध एवं नशीली दवाओं पर प्रतिबंध, ये अनुच्छेद 47 में दिया गया है। किसी भी तरह की नशीली दवाएं जो भी है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कोरेक्स को सरकार ने बैन कर दिया है। एक खांसी की दवाई आती है कोरेक्स, जो कि काफ़ी नशीला दवा है, उसको सरकार ने क्या कर दिया है? बैन कर दिया है। अनुच्छेद 47 में लोगों के जीवन स्तर में सुधार, पोषाहार को बढ़ावा, शराब पर प्रतिबंध एवं नशीली दवाओं पर प्रतिबंध दिया गया है। अनुच्छेद 48 को देखते हैं। राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा। साइंटिफिक ढंग से राज्य क्या करेगा? अनुच्छेद 48 के तहत राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा। उसके बाद 48A देखते हैं। अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 को देखते हैं। राष्ट्र महत्व के स्मारकों, स्थानों को वस्तुओं का संरक्षण, यानी राष्ट्र महत्व की जो भी स्मारकें हैं, स्मारक मतलब जैसे लाल किला कह सकते हैं, ताजमहल कह सकते हैं, तो राष्ट्र महत्व की स्मारकों को और स्थानों को क्या करना, वस्तुओं को क्या करना? संरक्षण देना, अनुच्छेद 49 के तहत। ठीक है। अनुच्छेद 50 को देखते हैं। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। कार्यपालिका से न्यायपालिका को क्या करना? अलग करना। अब ये कार्यपालिका क्या है और न्यायपालिका क्या है, आइए हम लोग इसको मौखिक रूप से समझते हैं। आप ध्यान देकर हमारी बात को सुनेंगे। कार्यपालिका क्या है? इसका मुख्य काम व्यवस्थापिका की ओर से पास किए गए नियम, कानून आदि के बिल को लागू करना है। और न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका का काम संविधान में बने कानून का पालन करना और अगर कोई इसे तोड़ता है तो उसे दंडित करना है। मुख्य रूप से न्यायपालिका देश में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का काम करती है। ये न्यायपालिका का काम था। फिर कार्यपालिका पर आते हैं। भारत की कार्यपालिका संसदीय है। कार्यपालिका के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिमंडल, जबकि न्यायपालिका के 4 अंग हैं। न्यायपालिका के 4 अंग कौन कौन से हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और निचली अदालतें। निचली अदालतों से हमारा मतलब है ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी। उसके बाद आते हैं कार्यपालिका की ओर। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन शासन की पद्धति में शक्तियां देश के प्रधानमंत्री के पास होती है और राष्ट्रपति प्रतीकात्मक प्रमुख होता है। ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग न्यायपालिका की तरफ। न्यायपालिका का प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। उसके बाद आते हैं फिर से हम लोग कार्यपालिका की ओर। कार्यपालिका में कैबिनेट का चयन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है और न्यायपालिकाओं में जजों का चयन का काम मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और राज्य के पास होता है। ठीक है। तो इस तरह से कार्यपालिका से न्यायपालिका क्या है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं हम लोग आगे। अनुच्छेद 51 यानी जो लास्ट अनुच्छेद है उसको जानते हैं क्या है। उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हेतु राज्य प्रयास करेगा। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं और उसकी सुरक्षा की जो अभिवृद्धि है उसके लिए कौन काम करेगा? तो केंद्र सरकार काम करती है। तो अनुच्छेद 51 के तहत
क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हेतु राज्य प्रयास करेगा। आइए अब हम लोग 36 से 51 तक के अनुच्छेद को क्विक रिवीजन करते हैं और देखते हैं क्या चीज़, कौन सी व्यवस्थाएं दी गई थी इसमें। फिर से एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। 36 में क्या है, तो राज्य की परिभाषा है। 37 क्या है, न्यायालय नहीं जा सकते। इस तरह से हम लोग ये दोनों को एक साथ याद करते हैं कि राज्य की परिभाषा दी गई है 36 में, और 37 क्या है कि न्यायालय नहीं जा सकते। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अगर कोई खामियां होती है, कोई गड़बड़ी होती है, तो इसके लिए हम लोग न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। जबकि मौलिक अधिकार में क्या था कि हम लोग न्यायालय जा सकते हैं अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो। फिर 38 है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 39 अनुच्छेद 39 है राज्य कुछ नीतियों पर कार्य करेगा। पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, नागरिकों और आजीविका के लिए पर्याप्त साधन। अनुच्छेद 39A में था निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 में पंचायत का गठन, जिसमें दो तरह की व्यवस्थाएं थी, एक ग्रामीण और एक शहरी, जिसमें ग्रामीण में ग्राम पंचायत वगैरह आता था और शहरी में नगर पालिका, नगर निगम वगैरह। अनुच्छेद 41 में है कुछ दशा में सरकारी सहायता का अधिकार, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन। अनुच्छेद 42 कहता है न्याय संगत और मनोउचित सहायता, गर्भवती महिलाओं से शारीरिक श्रम ना करवाना। अनुच्छेद 43 कहता है निर्वाह योग्य मजदूरी। अनुच्छेद 43A कहता है श्रमिक की भागीदारी। 43B कहता है सहकारी समिति। ठीक है, बढ़ते हम लोग आगे। 44 था अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता क्या था उसको देख लिए हम लोग। अनुच्छेद 45 6 वर्ष की आयु तक देखभाल, उसके स्वास्थ्य की देखभाल करना, उसके खान पान की देखभाल करना। अनुच्छेद 46 कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 47 पोषाहार को बढ़ावा, शराब पर प्रतिबंध, नशीली दवाओं पर प्रतिबंध, जैसे कोरेक्स वगैरह भी सरकार ने बैन कर रखा है, तो ये किसके तहत आता है, अनुच्छेद 47 के तहत। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन के तकनीक के लिए वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल करना। 48A पर्यावरण एवं वन्य जीव, तो इस तरह से हम लोग इसको, जैसे 48 है तो कृषि और पशुपालन, बस यहां तक याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृषि और पशुपालन की व्यवस्थाओं का जिक्र किसमें किया गया, तो अनुच्छेद 48 में। किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 48 में। 48A कहता है पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण। 49 राष्ट्र स्मारकों का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौता। आइए अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पहला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है, तो संविधान के भाग 4 में किया गया है। किसमें किया गया है, संविधान के भाग 4 में किया गया है। फिर है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र है, तो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच। संविधान के 36 से 51 के बीच राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र है। किस देश से राज्य के नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा मिलती है, तो आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है, तो वहीं से इसकी प्रेरणा मिलती है। क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अदालत द्वारा लागू किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए हम लोग अदालत जा ही नहीं सकते हैं। क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व को वैधानिक शक्ति प्राप्त है, तो नहीं, वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। किस अनुच्छेद में राज्य को हिंदी भाषा के प्रोत्साहन करने की नीति और निर्देश दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 351। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा किस अनुच्छेद के जरिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा बनाया गया है, तो अनुच्छेद 350 को। बढ़ते हम लोग आगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य प्रयास करेगा, किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 51 में। नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या था, इस विषय को हम लोगों ने मौखिक रूप से जाना था, तो किसमें उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका। बस आपको ऐसे याद रखना है, अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पृथक्करण की बात की गई है। क्वेश्चन हमारा है राष्ट्र महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 49 में। का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद 49 में राष्ट्र महत्व के स्मारकों,
स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण दिया गया है। धन का समान वितरण, यानी जो आम जनता है जो उनके बीचों में धन का समान वितरण सिद्धांत को राज्य लागू करेगा। ये संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 39 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ग्राम पंचायतों का संगठन यानी गठन, तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 40 में। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या था? इसके बारे में हम लोग जान लिए थे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कौन करता है? तो अनुच्छेद 44। ठीक है, इस तरह से ये हमारे नीति निर्देशक तत्व थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।